अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आफियत से होंगे। तो गाइज़, जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो है ना वो आपको मिल सकें। तो आज का वीलॉग शुरू करते हैं गाइज़। ये वीलॉग है स्पेशली फॉर स्टूडेंट के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे वीज़ा ले सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटियों में आप अपना एडमिशन वगैरह करवाएं। क्योंकि काफ़ी जो है ना वो मुझे सवाल आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने काफ़ी लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगा। जो बंदा वीज़ा लेके आया होगा उससे पूछ के और सारा प्रोसेस वही आपको बताएगा। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ। जब भी मेरे दोस्त आए थे पाकिस्तान से, फुरकान, उनका अभी मैं सेंटर में खड़ा हूँ। उनका अभी क्लास ख़त्म हुई है क्योंकि उनकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आज उनकी क्लास 5:30 बजे ख़त्म होनी थी, तो क्लास उनकी ख़त्म हो चुकी है। तो अभी वो आने लगे हैं इधर मेरे पास। तो अभी हम चलते हैं, कहीं चल के बैठते हैं आराम के साथ। मैं आप लोगों के सवाल भी लिख लिए हुए हैं और उनसे जो है ना वो आपके सवालों के जवाब जो है ना वो मालूम करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, जो आने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए, कि वीज़ा अप्लाई कैसे करना है और कैसे सारा जो है ना वो प्रोसीड्यूर है इसका, वीज़े का, और यूनिवर्सिटियों में एडमिशन कैसे करवाना है, फ़ी कैसे पे करनी है और सारा मामला शामला जो भी है वो करते हैं एड्रेस। तो वो भाई मेरे ख्याल से अभी आ रहे हैं। उन्होंने मुझे कॉल की है कि मैं आपको मैकडोनल्ड के सामने, मैंने उनको बुलाया। ये रहा पीछे मैकडोनल्ड मेरे, और अभी वो आने लगे हैं। आते हैं तो चल के कहीं बैठते हैं जी। तो अभी आ गए हम लोग एटोमियम, और अभी जो है ना फुरकान भाई मेरे साथ हैं और अभी इनसे पूछते हैं। ये स्पेशली जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए हैं और इन्होंने कैसे अप्लाई किया था, अभी इन्हीं से सवाल करते हैं। जी फुरकान भाई, आप ये बताएं कि आपने जो है वो बेल्जियम में जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था, इसको आपने यूनिवर्सिटी को सर्च कहाँ से किया? अच्छा, मैंने किया ये था कि मैंने गूगल पे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की सर्च की थी अपने सब्जेक्ट से रेलेवेंट, कि मेरे सब्जेक्ट्स के मुताबिक कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर उन सब की रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख के जो भी मेरे बजट और ग्रेड्स के हिसाब से मुझे सूटेबल लगी, तो सबसे ज़्यादा मुझे ये लगी क्योंकि उनकी रैंकिंग भी टॉप 50 में थी और ट्यूशन भी बहुत अफोर्डेबल थी। ठीक है, तो आपने इधर फिर इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया? इनकी वेबसाइट में जाके एक अकाउंट खोलना पड़ता है। ओके। और उसके अंदर सबसे पहले एडमिशन भेजने के लिए 75 यूरोज़ की फ़ी पे करनी होती है। ओके। फिर वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वो पूरी करके आपको अपनी एप्लीकेशन देनी होती है। ओके, तो आपने अप्लाई किया, 75 यूरो आपने इनकी फ़ी भरी, ऑनलाइन फॉर्म आपने इनका फिल किया सारा कुछ। तो आपको कितनी देर में जवाब आया? इनका एक्सेप्टेंस आपकी कितनी देर में होगी? अगर हम, क्योंकि डेडलाइन की बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, ओके। तो अगर डेडलाइन का फॉलो करें तो वो आपको 2 वीक्स के अंदर दे देते हैं जवाब। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना मैं गाड़ी में जाकर पूछता हूँ, क्योंकि इधर हवा की जो है ना हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो हवा की आवाज़ आ रही है। और ना हो बाद में आप लोग मुझे गालियाँ दोगे, यार ये क्या बकवास तूने की है। इतने दिनों का लारा लगा के इंटरव्यू रिकॉर्ड भी किया और वो भी आवाज़ सही नहीं आ रही। तो अभी गाड़ी में बैठ के ना बाकी का जो है ना वो मैं इनसे सारे सवाल पूछता हूँ, तो फिर आपको जो है ना वो जवाब देते हैं। हम लोग आए थे इधर, तो आज जो है ना हवा ज़रा ठंड भी है और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। उसकी वजह से जो है ना वो मैं माइक लाना भूल गया, शोर बहुत आ रहा है। तो अभी गाड़ी में बैठते हैं, तो फिर जो है ना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछता हूँ। तो फुरकान भाई, अब आ गया नेक्स्ट प्रोसेस, वो है जो वीज़ा का। आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, ठीक है, आपको उन्होंने ईमेल कर दिया कि जी आप आएँ। और अब है रिक्वायरमेंट एम्बेसी की। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट आपने उनकी वेबसाइट से जाके देखी कि स्टूडेंट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है? पहले इसके अंदर करना ये होता है कि हम डायरेक्ट एम्बेसी के अंदर भेज नहीं सकते, हाँ। तो जेरीज के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। तो जेरीज के अंदर हम अपॉइंटमेंट लेते हैं। ओके। तो जिस दिन की भी अपॉइंटमेंट होती है उस दिन डेट के मुताबिक उस डेट के ऊपर हमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। ओके, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे पता होता है? वो आपने डॉक्यूमेंट्स बेल्जियम एम्बेसी की वेबसाइट से देखा हाँ होता है? जी, बेल्जियम एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर आई थिंक 9 डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, स्टूडेंट के लिए? जी, स्टूडेंट के लिए जी। तो वो 1 बाय 1 लेके जाने होते हैं, उससे ना कोई कम ना कोई एक्स्ट्रा। अच्छा, उनमें पहला डॉक्यूमेंट्स कौन कुछ सा? लोग एक्स्ट्रा लेके जाते हैं कोई एफिशिएंट बनने के लिए, मगर वो भी जरूरत नहीं होती। Okay. टू द पॉइंट करना पड़ता है। ओके, तो उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? उनके अंदर OA लेवल्स हो जाए, जो आपके रिजल्ट्स हैं Okay. लास्ट डिग्री के, IELTS, Okay. और अगर ब्लॉक्ड अकाउंट है तो फाइनेंशियल अटेस्टेशन का सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी भेजेगी। ओके, अच्छा, जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो आपने पैसे क्या यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भेजने होते हैं?
मेरी यूनिवर्सिटी का, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज ऐसी होता है कि वो आपको यूनिवर्सिटी का अकाउंट बताते हैं, आप उसके Okay. अंदर ब्लॉक्ड अकाउंट की पेमेंट भेजते हैं। मेरी थी 11.5 के यूरोस, ओके, कुछ की 9 के मतलब यूरोस 11,500 जी, यूरो पर एक साल का। एक साल का। वो ब्लॉक कराने पड़ते हैं, फिर जब हम इधर आके बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो वो डिवाइड बाय 12 करके ओके, आपको एक साल में वो वापस वापस कर कर देते हैं। ठीक है। एक तो हो गया ये ब्लॉक्ड अकाउंट वाला कि आपको जी 11,500 यूरो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भेजने हैं और यूनिवर्सिटी आपको उसका एक अटेस्टेशन भेज देगी, सर्टिफाई मतलब अपनी तरफ से कि जी एम्बेसी के लिए ये आप ले जाएं और एम्बेसी को दिखाएं कि हमें पेमेंट रिसीव हो चुकी है और ये बंदा इधर पढ़ने के लिए आ रहा है। एक ये हो गया। दूसरा, आपके आइल्स में से कितने बैंड होने चाहिए? मेरे थे 7.5, मगर आई थिंक यार, तो बहुत अच्छे थे। मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.5 अच्छा, 6.5 है। आइल्स हो गया। और आपने अगर ओ लेवल या ए लेवल किया हुआ है तो वो इक्वल टू एफएससी है। जी, मगर एफएससी का ये होता है कि वो अटेस्ट करवाना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। हाँ, ठीक है। मगर अगर आपका ओ लेवल्स हो, ए लेवल्स है, वो क्योंकि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है तो उसको अटेस्ट कराने की जरूरत उसको नहीं है। हाँ ठीक है, उसको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके अलावा आपको क्या लेके जाना? उसके अलावा पासपोर्ट और पासपोर्ट। 2-3 डॉक्यूमेंट्स है वो वेबसाइट पे हाँ, है। तो जो लेटर वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने बीच में सवाल किया हुआ था कि जो लेटर लिखना आपने उनको, हाँ, मोटिवेशन लेटर भी रिक्वायर्ड होता है। उसके अंदर इधर उधर की बातें नहीं करनी होती। बेसिकली आपने बताना होता है कि आप क्यों मोटिवेटेड हैं टू जॉइन द यूनिवर्सिटी, टू जॉइन द बेल्जियम, और जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मेरी ब्रसल्स में थी, तो इन तीनों को ज्वाइन करने की मोटिवेशन आपकी क्या है। ओके, ये एक पेज का होता है, 12 साइज का फॉन्ट यूज करना होता है और बस टू द पॉइंट। ठीक है। तो ये आपने वो लिख दिया साथ, तो आपने अपना केस जमा करवा दिया। जी, ठीक है। उन्होंने इंटरव्यू लिया, आपको इंटरव्यू कॉल किया? मुझे जिस दिन मैंने फाइल किया था उससे 3 दिनों बाद इंटरव्यू की कॉल आ गई, ओके, और विद इन उसके जैरिज के थ्रू आपको हाँ इंटरव्यू जी, कॉल आई और फिर आप डायरेक्टली एम्बेसी मैं गए? एम्बेसी गया ठीक है, और उन्होंने टाइमिंग वगैरह बता दी कि आप इतने बजे इस दिन आ जाएं, ठीक है। और इंटरव्यू के एग्जैक्ट 1 वीक बाद मेरा फिर वीज़ा आ गया। जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने आपसे क्या पूछा? इंटरव्यू के लिए क्वेश्चनर होता है, वो ऑनलाइन भी मिल जाता है, पीडीएफ उसकी मौजूद है। एग्जैक्टली सेम टू सेम वही आता है। सेम टू सेम आपने लिखना होता है वो सारा? हाँ जी, आप question बेशक घर से प्रिपेयर करके चले जाएं, कोई मसला नहीं है। हाँ, ठीक है। तो आपने इंटरव्यू दे दिया। 3 दिन के बाद जब आपने केस अप्लाई किया, 3 दिन के अंदर अंदर आपको इंटरव्यू कॉल आ गई। जी, ठीक है। फिर आप इंटरव्यू दे के आए और उसके बाद आपका पासपोर्ट कब कलेक्ट हुआ? कितने दिन के बाद? 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल आई कि आप अगले दिन पासपोर्ट लेने आ जाए। ओके, अगले दिन आप पासपोर्ट लेने आ जाए। उसके बाद इन भाई का वीज़ा लग गया और ये भाई इधर आ गए KU लुएन यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मुझे आप ये बात बताएं, बेल्जियम में और भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनका ब्लॉक्ड अकाउंट इससे कम है? मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज तो बहुत ज़्यादा हैं। कुछ एक यूनिवर्सिटी का मेरे ख्याल में 6,000 समथिंग है ब्लॉक्ड अकाउंट। हाँ, उसका नाम आपको आई पता थिंक है? थॉमस मोर है। थॉमस मगर मोर। वो क्योंकि हर साल बढ़ता है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ इसका एक पिछले साल तकरीबन 9,700 यूरोस था ब्लॉक ओके, अकाउंट। ठीक है। तो एक साल इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से अब उन्होंने 11,500 कर लिया। हाँ। अच्छा, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। आपने जब 11,500 यूरो भरा, ये सिर्फ 1 साल के लिए जी। है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा तब आपको दोबारा से 11,500 यूरो ब्लॉक करवाना जी, पड़ेगा? फिर से ब्लॉक कराना पड़ेगा। फिर वो डिवाइडेड बाय option- 12 करके हाँ आपको जी, वापस कर मगर देंगे। वो ऑप्शन होता है कि अगर आप फिर एनेक्स पे शिफ्ट करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेड होता है कि आप ब्लॉक्ड अकाउंट करें, क्योंकि ब्लॉक्ड अकाउंट की वीज़ा रेशो तकरीबन 100% होती है। हाँ, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले साल में ब्लॉक्ड अकाउंट करके फिर दूसरे साल में एनेक्स कर लेते हैं, या फिर से ये कर लेते हैं, दोनों options। एनेक्स क्या मतलब है? एनेक्स के अंदर आई थिंक आप, क्योंकि मैंने किया नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मगर उसके अंदर ये सैलरी स्लिप्स और ये वो करने पड़ते हैं, इतना पैसे ब्लॉक नहीं कराने होते। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला मामला हो गया आपका इस वाला। अच्छा, उसके बाद आप जब इधर आ गए हैं तो आपकी अभी क्लासेस वगैरह शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। ये हो गया बैचलर डिग्री के लिए, जी, ठीक है। और मास्टर डिग्री के लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन? मास्टर डिग्री के लिए भी सेम ही है। मैम शोज है इस तरह ही है, जी। ठीक है। मास्टर डिग्री के भी। और IT में बेल्जियम में है कुछ को IT के लिए? आईटी कंप्यूटर की रिलेटेड यूनिवर्सिटीज हैं सारी, तकरीबन प्रोग्राम्स मौजूद हैं। सारे प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर IT वाले भी कोई बंदे हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सवाल मेरे सब्सक्राइबर करते हैं, अगर IT के रिलेटेड भी कोई आना चाहता है, बैचलर में भी आना चाहता है या मास्टर डिग्री के लिए आना चाहता है, तो यही है, यही सारा प्रोसीजर है वीज़ा लगवाने के लिए, और आपको वीज़ा मिल जाएगा, फिर आप इधर। अच्छा, मुझे आप ये बताएं आपकी ट्यूशन फ़ी क्या है? मेरी ट्यूशन फ़ी है 2,000 यूरोस पर एनम। पर एनम? यार, ये तो लम से भी सस्ती है। हाँ जी, बहुत सस्ती है। और
कुछ यूनिवर्सिटीज की 950 यूरोस तक की भी है पर एनम जी 950 यूरो पर एनम। अच्छा यार। और मगर अगर ज्यादा पे जाएं तो कुछ यूनिवर्सिटीज के 6000 7000 यूरोस पर वो एनम सारी है। बात है, डिपेंड हाँ ऑन जी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मगर हाँ। सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो जो KU ल्यूवन यूनिवर्सिटी की बैचलर की BBA की जो फ़ी है, वो ट्यूशन फ़ी है, वो तकरीबन 2000 यूरो है साल की। और यार ये कुछ भी नहीं है, ये तो लम से भी सस्ती है, मैं तो हाँ जी, सुन के हैरान हो बिल्कुल। गया यार। ठीक है, तो ये है जनाब सारी इंफॉर्मेशन अबाउट जो है ना वो स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप किसी भी IT के रिलेटेड हैं या बिजनेस पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अब ये भाई बैचलर कर रहे हैं, इसमें BBA ऑनर है आपका मेरे ख्याल से, BBA की डिग्री है हाँ full। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस Business एडमिनिस्ट्रेशन, administration, हाँ जी। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ। तो उसके बाद MBA भी MBA का भी ऑप्शन मौजूद है। ऑप्शन मौजूद है, और वो भी हो सकता है। एजुकेशन के बाद, स्टडी के बाद, अगर आप इसी कंट्री में रहना चाहते हैं तो एजुकेशन के बाद आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है। Okay. 1 ईयर सिर्फ मिलता है ताकि आप वर्क ढूंढ सकें, काम ढूंढ फिर सकें। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको वो वीज़ा मिलता है आप जितना एक्सटेंड कराना चाहें। हाँ, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपके पास 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप यहाँ पे आपने, चूंकि ये भाई अभी इनको इसी साल आपको ऑप्शन है डच पढ़ने की लैंग्वेज, मेरी यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट ईयर है, मगर कुछ यूनिवर्सिटीज में पहले साल से पहले साल से है। अगर आप जब बेल्जियम में आते हैं पढ़ने के लिए, तो आप अपनी जो है ना वो सेकंड लैंग्वेज जो है ना वो डच को जो है ना प्रेफर करें, क्योंकि अगर आप साथ डच पढ़ते हैं, डच आपको आ जाती है, तो जैसे ही आपकी डिग्री पूरी होती है आपको 1 साल का वो वर्क परमिट देते हैं। तो डच में आपको जॉब ढूंढना बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको आराम से जो है ना वो डच पार्ट में जॉब मिल जाती है, और आप जो है ना वो उसको 1 साल काम करें और गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। 3 साल आपने पढ़ा होता है, 1 साल वो और 1 साल का फिर और रिन्यू हो गया। जैसे ही आपने 5 साल कर लिया, 5 साल के बाद आपको इधर की रेजिडेंस मिल जाएगी, PR मिल जाएगी। पढ़ाई के ईयर्स आधे काउंट होते हैं। अच्छा, पढ़ाई के ईयर आधे अकाउंट हो गए, ठीक है। तो अगर 3 इयर्स की डिग्री है तो मेरी 1.5 इयर्स काउंट होगी। Okay. और मुझे आगे 3.5 इयर्स काम करना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो 3.5 साल फिर इनको काम करके, और बेल्जियम के अंदर ही इनको PR मिल जाएगी। ठीक है, बेल्जियम में लीगल होने का सिर्फ ये एक तरीका है, या दूसरा तरीका है शादी। तीसरा भाई कोई तरीका नहीं है। प्लीज़ आप मुझसे ये क्वेश्चन ना किया करें कि मैं इस तरह आ जाऊँ और मुझे वो वर्क परमिट भेज रहा है और मुझे ये कर रहा है। भाई इधर बेल्जियम में लोगों को खुद जॉब नहीं मिल रही है, तुम्हें कहाँ से वर्क परमिट जाना है? क्योंकि बहुत लोग इस तरह सवाल करते हैं। तो अपना भी वो बेचारे, जारी बात है, जो पाकिस्तान से आना चाहता है ना, उसको बेचारे को आस उम्मीद लगी होती है, लोग इधर से झूठ बोल के मैं तेरा वर्क परमिट निकलवा लूँगा, इतने मामे। हाँ, इधर मेरे पास नेशनलिटी है बेल्जियम की, ठीक है, मैं अपने अब्बू को नहीं बुला सकता यहाँ पे, ठीक है, घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, अच्छी जॉब भी, सब कुछ, बिजनेस कारोबार सब कुछ है, मैं अपने अब्बू को नहीं बुला सकता। 2013 के अंदर ये लॉ बन गया था बेल्जियम के अंदर कि आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं बुला सकते हो यहाँ पे, क्योंकि होता ये था, पेरेंट्स नॉर्मली एज में होते हैं 60-65 की, तो 67 साल जो है ना वो इधर एज है। 67 साल तक एक मर्द काम कर सकता है और 65 साल तक एक औरत। वो अब्बे आते थे पाकिस्तान से, हम पाकिस्तानियों ने तो नहीं किया, मरोक्कियों ने ज़्यादातर ये किया कि अब्बे को बुलाया और 2-3 साल उसको अपनी कंपनी में डिक्लेयर किया, उसके बाद वो पेंशन पे गए, वो सारी ज़िंदगी पेंशन गवर्नमेंट को देनी पड़ गई, ठीक है, और या फिर वो गवर्नमेंट के अलाउंसेस के ऊपर पड़े रहे। तो बेल्जियम गवर्नमेंट में 2013 में ये कानून ही बंद कर दिया अपने माँ बाप को बुलाने वाला, ठीक है। अब आप सिर्फ विजिट वीज़े पे बुला सकते हैं, वरना पेपरों शेपरों पे आप नहीं बुला सकते हो, जैसे अमेरिका, कनाडा में या इंग्लैंड में बुला सकते हो या स्पेन में बुला सकते हो, बेल्जियम में आप नहीं बुला सकते हो। तो ये एक तरीका है बेल्जियम में, बहुत आसान तरीका है ये लीगल होने का। ये हर उस बंदे के लिए जो पढ़ा लिखा है, जो इधर आना चाहता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको, ये भाई चूँकि इधर पढ़ रहे हैं और ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली पाकिस्तान से आए हैं। 7 को मैं आया हूँ पाकिस्तान से और 8 को ये भाई आए हैं पाकिस्तान से, और ये अपना वीज़ा अभी लगवा के आए हैं। ये कोई किसी एजेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन है जो उनकी वेबसाइट के ऊपर है, और भाई ने खुद भी किया, और ये आपको वो इन्फॉर्मेशन हम लोग पर जो है ना प्रोवाइड की है। तो बाकी आप IT में आना चाहते हैं या किसी भी मास्टर डिग्री में आना चाहते हैं, प्रोसीजर बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, यही प्रोसीजर है। तो आप इसको फॉलो करें और आप भी ज़रूर आएँ और आके इधर जो है ना वो पढ़ के उसके बाद जो है ना इधर ही वर्क परमिट हासिल करके और अपनी PR जो है ना वो इधर ले सकते हैं आप। और बस यही सब कुछ है। तो इस इंटरव्यू को जो है ना वो इधर ही ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फुरकान भाई, इससे बहुत लोगों की हेल्प होगी, लोग आपको दुआओं में याद भी रखेंगे, और हम दोनों को दुआओं अपनी में याद रखें। अगर हमारी बातों से की वजह से आप लोगों में से किसी का काम हो जाता तो हम लोग खुशकिस्मत है, हमारे ये 10 मिनट की रिकॉर्डिंग आपका काफ़ी भला कर सकती है। तो हम दोनों को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इस ब्लॉग को इधर ही इख्तिताम करते हैं।
और इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक भी नसीब करे। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़।